नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की ताजा खबरों पे। राजस्थान के जयपुर में शनिवार को बाइक टक्कर के बाद बवाल मच गया। दरअसल बाइक एक्सीडेंट होने के बाद दो पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। हंगामा बढ़ा तो नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जयपुर की सड़कों पर हंगामे और बवाल की तस्वीरें भी वायरल होने लगी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करने में क्यों देरी कर रही है, इस बात की चर्चा यहां पर होने लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले यहां पर कांग्रेस के नेता कहते हुए पाए जा रहे थे कि इस बार राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, मगर अब उसे देरी के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन जयपुर में कैंप किया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और शाह ने कोर कमेटी की बैठक ली और गुटबाजी पर नाराजगी जताई। नड्डा और शाह ने बैठक में ये भी साफ कर दिया कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का चेहरा प्रोजेक्ट किए बिना मैदान में उतारेगी। राजस्थान के पाली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक टीचर ने छेड़छाड़ की। परिजनों की शिकायत पर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शुक्रवार को स्कूल प्रशासन पर टीचर को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में पहुंचे गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। कोटा में बढ़ रहे कोचिंग छात्र सुसाइड मामले में गठित स्टेट लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोटा ने सभी कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन राजस्थान सरकार के जरिए उच्च शिक्षा सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। वहीं हम आपको बता दें, इससे पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या के निम्न कारण बताए थे। राजस्थान के बूंदी जिले में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ के खेल संकुल में प्रदेश का 6ठा और हाड़ौती का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फीता काटकर और ट्रैक पर दौड़कर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिरला ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण पूरा होने से यहाँ के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बूंदी का नाम रोशन करेंगे। मैं चाहता हूं कि बूंदी का हर खिलाड़ी ओलंपिक के नए कीर्तिमान स्थापित करे। घूमने वालों के लिए ट्रैक बनेगा और इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के कोर्ट बनेंगे। एक बूंदी में स्विमिंग पूल 5 करोड़ की लागत से बनेगा। आने वाले समय के अंदर 26 करोड़ रुपए की और स्वीकृति हुई है। 26 करोड़ में एक यहाँ पर एक आवासीय छात्रावास भी बनेगा, ताकि जो दूर दराज के गांव का विद्यार्थी स्पोर्ट खेल की अलग अलग गतिविधियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वो यहाँ पर रहकर ही अपनी तैयारी करे। लोकसभा अध्यक्ष साहब श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बूंदी में सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण करवाया और उन्होंने बनवाया है। पहले हमारे बूंदी में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हमारे पास पहले ऐसा ग्राउंड भी नहीं था जिससे बूंदी के खिलाड़ी बूंदी का नाम रोशन कर सके। ओम बिरला जी की तरफ से हमें बूंदी में एक सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए मिला है। इससे हमारे जो रेसर भाई है उनका सपना साकार हो पाएगा और वो अपने सपनों पर खड़े उतर पाएंगे। और ओम बिरला जी की ओर से यहाँ पर 10 करोड़ का ट्रैक बनाया गया है और हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि ओम बिरला जी। खराब फसल की मुआवजे की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। 2 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी तो विधायकों के आवास पर खराब हुई फसलों को फेंके देने की चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूड़ा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला है। उदयपुर वाटी में कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे राजेंद्र गूड़ा ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार को लंगड़ी सरकार बताया और कहा कि एक फेल मुख्यमंत्री को 6 विधायक देकर मैंने पास करवाया था। मुख्यमंत्री जी 2008 और 2013 के बीच में भी गहलोत साहब ही थे और सरकार उस टाइम में कॉलेज नहीं बना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2008 के 5 मार्क नहीं आए थे। पास होने के लिए 101 नंबर से नहीं थे उनके पास। आपके भाई राजेंद्र गूड़ा ने 6 एमएलए देकर उनको पास कराया था। लंगड़ी सरकार को मजबूती दी थी। खैरात पे मंत्री नहीं बनाया था, खैरात पे काम नहीं हुए थे। राजस्थान की सरकार को स्टेब्लिश आपके भाई राजेंद्र गूड़ा ने किया था 2 बार। इसलिए कॉलेज राजेंद्र गूड़ा का अधिकार से पांव पे पांव रख के कॉलेज बनाया, पांव पर पांव रख के। किसी भीख में कॉलेज नहीं लेके आए, भीख में ड्रामा नहीं लेके आए, भीख में नगर पालिका नहीं लेके आए। कुंभाराम लिफ्ट का 2000 करोड़ रुपए का 100 साल का पीने के पानी की व्यवस्था। मुख्यमंत्री जी 2008 और 2013 के बीच में भी गहलोत साहब ही थे और सरकार उस टाइम में कॉलेज नहीं बना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2008 के 5 मार्क नहीं आए थे। पास होने के लिए 101 नंबर से नहीं थे उनके पास। आपके भाई राजेंद्र गूड़ा ने 6 एमएलए देकर उनको पास कराया था। लंगड़ी सरकार को मजबूती दी थी। खैरात पे मंत्री नहीं बनाया था, खैरात पे काम नहीं हुए थे। राजस्थान की सरकार को स्टेब्लिश आपके भाई राजेंद्र गूड़ा ने किया था 2 बार। इसलिए कॉलेज राजेंद्र गूड़ा का अधिकार से पांव पे पांव रख के कॉलेज बनाया, पांव पर पांव रख के। किसी भीख में कॉलेज नहीं लेके आए, भीख में ड्रामा नहीं लेके आए, भीख में नगर पालिका नहीं लेके आए। कुंभाराम लिफ्ट का 2000 करोड़ रुपए का 100 साल का पीने के पानी की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का नाम भी सबसे ऊपर है कि वो भी आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी गहलोत बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी, यहीं के रहने वाले, और यहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि वो बार बार क्यों आ रहे हैं। एक किसान के बेटे का ये अपमान है। एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जी बैठे हैं और जिस तरह से वो यहाँ पर राजस्थान में आए और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जिस तरह से बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्वीकृत किया, उसका शिलान्यास करने के लिए आए थे। वहीं पर बीकानेर के अंदर मूंगफली अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और उसके बाद में अशोक जी गहलोत ने जिस तरह की टिप्पणी की है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसानों का अपमान है। और एक किसान का बेटा इस तरह से अगर वहाँ पर बैठता है, और ये अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से किसानों के कंधे पर पैर रखकर इस स्थान पर पहुँचे हैं ये, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पहले नाथूराम जी मिर्धा के कंधे पर रखा, उसके बाद में परशुराम जी मदेरणा के रखा, और उसके बाद में राम सिंह जी बिश्नोई के कंधे पर रखकर इस स्थान पर पहुँचने के बाद यहाँ पर किसानों की बात करते हैं, किसान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत को इस किसान के बेटे का और किसान कौम का अपमान किया है और इसलिए इनके अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हार से बौखला गए क्या लगता है? ये स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी बौखलाहट है अशोक गहलोत की, क्योंकि आज यहाँ के मुख्य उपराष्ट्रपति है, भारत के हैं, वो देश के किसी कोने में जा सकते हैं और इस तरह से वो कहकर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनकी स्पष्ट है कि अब अशोक जी गहलोत नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनको एतराज़ है। यहाँ पर अगर हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते हैं तब ये चीज़ कही जाती है। अब तो जब हद हो गई कि एक संवैधानिक पद पर जिनके ऊपर टिप्पणी करना ही गलत है और वो आज बताएंगे। इसलिए अशोक जी गहलोत से मेरा यही कहना है
कि आप इतनी निम्न राजनीति ना करें और किसान के बेटे का इस तरह से अपमानित ना करें किसानों अमित शाह जी आए हैं, लंबी वार्तालाप की। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के अंदर आम जन परेशान है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा है। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा है। पेपर लीक में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा है। क्राइम के अंदर 1 नंबर पर पहुंचा है। दंगों के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर लेके गए। ये तुष्टीकरण की नीति का जिस तरह से सरकार में अशोक गहलोत की चला रही है, राम मंदिर के दरबार को तोड़ने वाली सरकार, राम के और शिवालयों को तोड़ने वाली सरकार, इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता, और इसी को लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से यहाँ पर आए और आगे की चुनाव की रणनीति के तौर पर हम निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे और इसी को लेकर तैयारी की कि हम जनता से आशीर्वाद लेकर और इस बैरी गूंगी और निकृष्ट और भ्रष्ट सरकार को कैसे उखाड़ पाएंगे। टिकटों के लिए वैसे क्या कुछ रहा? कल से जो है श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा था, क्या ऐसा है कि टिकटों के अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से काम करने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर इस निरंकुश सरकार के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए हैं, इनको जगह जगह पर घेरने का काम किया है। इसलिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी जो वास्तव में सर्वे भी होगा, उसमें सर्वे है, समीकरण है, सहमति है, सब कुछ होगा और उसके बाद में निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे ग्राउंड पर काम करने वाले हैं, उनको टिकट मिलेगी और सभी एक होकर, एक ही है कि सब कार्यकर्ताओं का एक ही है कि जो भी मेरे पास भी अभी आप देख रहे हो बायोडाटा लेके आए हैं कार्यकर्ता, सबका एक ही कहना है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम साथ हैं। लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ता जो भी है वो अपने विषय रखते हैं, अपनी दावेदारी सबकी होती है, लेकिन अंत में इस अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकना ये हम सब कार्यकर्ताओं ने जानकारी में आ रहा है। डी ग्रेड की जो लिस्ट है आजकल में कि भारतीय जनता पार्टी में कोई डी ग्रेड है, ना ए ग्रेड है, ना बी ग्रेड है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जीतने वाले कार्यकर्ता हैं या जिसमें सबकी सहमति बनती है उनको टिकट मिलेगी। हमारे यहाँ पर कोई ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं है, हमारे लिए कहाँ का ग्रेडिंग है। आपको पता है आज से जब पिछली सरकार थी उस समय भारतीय कांग्रेस की तो मात्र 19 सीटें ही आई थी, इसलिए सामने कांग्रेस है कहाँ। इसलिए हमारी सारी ए ग्रेड ये और कार्यकर्ता एकजुट होकर इस जो अशोक गहलोत की सरकार है जिससे जनता परेशान है और जनता ने मानस बना लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। ऐसा शासन मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना इस बार अशोक गहलोत की सरकार ने लूट मचाई और जितनी लूट और जिस तरह से इस राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए। जो बाड़ी खेत को खा रही थी उनके खुद के विधायक धरने पे बैठे हैं और उनके खुद के विधायक जो कहते हैं कि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, विधायिका कहती है तो मैं दूसरों की क्या रक्षा करूंगी। और उनके खुद के मंत्री है वो लाल डायरी लेकर विधानसभा में किस तरह से लहरा कर कहते हैं कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और इन्हीं के मंत्री है जो धरने पे बैठते हैं और इन्हीं के मंत्री अपने सिर के बाल कटवा कर और मुंडन करवा के अशोक गहलोत को तोहफे के रूप में देते हैं और वो कहते हैं कि अशोक जी आपका जमीर मर चुका है, इसलिए मैं अपने बालों का तर्पण करता हूँ। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है। ऐसा मैंने तो पहली बार देखा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस भी दुखी है और जनता भी परेशान है। महिलाओं को और मैं सोचता हूँ एमपी की तर्ज पर सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो निर्णय होगा वो मैंने पहले भी कहा ना कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की सबकी सहमति के आधार पर होगा। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे कार्यकर्ता काम करने वाले उन सबको जो भी सर्वे के अंदर और सहमति बनेगी और उसमें कार्यकर्ता होगा, उस कार्यकर्ता चाहे वो सांसद है जो भी कार्यकर्ता है, बूथ पर हमारा अध्यक्ष है वो भी कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख भी हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता को प्राथमिकता। महिलाओं का प्रतिशत कितना रहेगा? ऐसा है कि मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज प्रत्येक हमारी महिला जो हमारी बहन है उसको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी महिलाओं का बिल पास करवाया और उससे स्पष्ट है कि महिलाओं के अंदर उत्साह है, जोश है। और निश्चित रूप से उन भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही आपको पता है कि महिलाओं को लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व तो दिया है। और हमारे संगठन के अंदर भी निश्चित रूप से जैसा कि हम 33% जो है वो तो कानून अब पास हुआ है,
लेकिन हमारे संगठन की रचना के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने उसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खाजूवाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि भाभी जी के पापड़ बेचने वाले चुनाव नहीं जीत सकेंगे। मेघवाल साहब, आप कांग्रेस से आते हैं और अर्जुन जी भाजपा से आते हैं। क्षेत्र आपका एक ही है, समाज आपका एक ही है, जाति एक ही है, सरनेम आपका एक ही है। क्या लगता है चुनाव में किस तरीके का रहने वाला है? और जहाँ तक उनकी बात की जाए तो लोग उनमें सीएम का चेहरा भी देखते हैं, हम लोग उनको देखते हैं मोदी साहब के पीछे देखते हुए हंसते हुए, कई बार पूरी जनता देखती है। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल, आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इसने राजनीति शुरू की है। इसी कारण से समीकरणों से ये जीत गए, लेकिन आज भी इनका कोई जनाधार नहीं है बीकानेर के अंदर। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस अर्जुन राम जैसे लोगों को ही आगे करती है, इनको जनाधार वाले नेता नहीं चाहिए। और अभी आप देख रहे हो कि अर्जुन राम के माध्यम से ही कैलाश मेघवाल को नीचा दिखाया गया है। कैलाश मेघवाल एक भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, मात्र इन्होंने एक बयान दे दिया था कि अशोक गहलोत जी की सरकार को जो गिराने की साजिश हो रही है, स्वयं ये भैरव सिंह जी की सरकार को भी ऐसे गिराने की साजिश हुई थी, उसमें वो स्वयं भी थे और उनको पार्टी से आज बाहर कर दिया गया है। तो अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति इसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगली बार जब ये बीकानेर से पार्लियामेंट लड़ेंगे, मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं कि अर्जुन राम बुरी तरह से हारेंगे। और जहां तक सीएम की बात है, विधानसभा चुनाव मैं तो ये कहता हूं कि विधानसभा में आ जाए पता लग जाएगा, और मैं तो कह रहा हूं खाजोला से लड़ ले। दूसरी बात, ये जो सीएम की बातें कर रहे हैं अर्जुन राम जी, जो कैलाश मेघवाल में हुई है वही अर्जुन राम में होनी है। अर्जुन राम ने जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, आज अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी एक दो बार बोले हैं। अशोक गहलोत जी का मुकाबला 7 पीढ़ी में नहीं कर सकते। आज ये आरक्षण के तहत वहां पहुंचे हैं। आरएसएस के लोग सरेआम संविधान को जला रहे हैं पार्लियामेंट पर। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होता है, अर्जुन राम आज तक एक लाइन नहीं बोला है। और जहां अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है, आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं अर्जुन राम जी। और ना इन्होंने कभी लड़ाई करी, ना इन्होंने कभी आंदोलन पे करने के लिए सड़कों पे आए हैं। इसलिए आपको आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूं विधानसभा में इनका नाम चल रहा है, लड़ें, चाहे किसी विधानसभा से लड़ें, इनको पता लग जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। लोग एकदम तैयार बैठे हैं। 15 साल हो गए, आज तक एक काम नहीं किया। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलेक्टर रहे हुए हैं, ऑपरेटर से इनकी जिंदगी नौकरी की शुरुआत हुई है, टेलीफोन ऑपरेटर से। उस टाइम भी हम लोग आंदोलन करते थे। मेरा पहला आंदोलन इनके गांव से ही शुरू हुआ है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं इनका एक सबूत कि कोरोना आया तो इनके कोई मित्र थे बनिए जिन्होंने चंदा दिया होगा इनको, चुनाव में पापड़ नहीं बिक रहे थे। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए। उनका नाम था भाभी जी के पापड़, बिक नहीं रहे थे और इन्होंने विज्ञापन दिया और कहा कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। इससे बड़ा अंधविश्वासी नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी के पीछे बैठ के मेज थपथपा रहे, लेकिन जनता इंतजार कर रही है। और अर्जुन जी, आप आरएसएस के टूल बनकर के और जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी।